नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, शैतान की खोपड़ी। शैतान की खोपड़ी, लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन कुमार अशोक, सुलेख अतुल कपूर। तूने मुझे घमंडी कहा धूर्त, आज मैं तेरी जान ले लूँगा। अकारण ही क्यों मेरे गले पड़ रहे हो भाई? मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा। मैं तो अपनी राह जा रहा था, तुम बेवजह ही मुझ पर चढ़ रहे हो। एक तो मुझे घमंडी कहा और ऊपर से झूठ बोल रहा है, दुष्ट। हाय, मुझे मार डाला। अरे कोई मुझे इस मक्कार से बचाओ। उसकी चीख पुकार सुनकर वहां गांव के कई लोग इकट्ठे हो गए। खबरदार, जो कोई हमारे बीच में पड़ने की कोशिश करेगा वही पहले मेरे गुस्से का शिकार बनेगा, कहकर चेतन उस पर पुनः पिल पड़ा। सच सच बोल मक्कार, तूने मुझे घमंडी कहा था या नहीं? चेतन मुझसे जबरदस्ती अपनी बात मनवाना चाहता है। इस दुष्ट की बात मान लेने में ही मेरी भलाई है, वरना यह शैतान मुझे जान से मार डालेगा और ग्रामीण मुझे नहीं बचा पाएंगे। और अगले पल, मुझे माफ कर दो भाई, गलती हुई जो तुम्हें घमंडी कहा। तब चेतन ने वहां उपस्थित गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, कान खोलकर सुन लो। अगर फिर कभी किसी ने मुझसे उलझने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। मैं उसे सीधा जहन्नुम पहुंचा दूंगा। भला हम तुमसे क्यों उलझने लगे चेतन भाई? ठीक है, इसी में तुम्हारी भलाई है। चेतन अपनी राह पर पड़ गया। एक नंबर का झगड़ालू आदमी है। जिस दिन यह मरेगा उसी दिन हमारे गांव में शांति कायम होगी। कुछ दिनों बाद सचमुच एक दिन चेतन बीमार हो गया। उसने काफी इलाज कराया मगर सब व्यर्थ। एक दिन मुझे देखने के लिए कोई गांव वाला नहीं आया। साले सोच सोच कर खुश हो रहे होंगे कि मैं कब परलोक सिधारूं और कब उन्हें चैन मिले। पूरा गांव मुझसे नफरत करता है, लेकिन मैं भी एक ही हूँ। मरते मरते भी गांव वालों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे जिंदगी भर मुझे याद रखेंगे। फिर उसने लेटे ही लेटे अपने एक पड़ोसी को आवाज लगाई, माधो, ओ भाई माधो, अरे सुनना जरा। अपने मकान में बैठे माधो ने जब उसकी आवाज सुनी, ओह, उस शैतान ने मुझे आवाज दी है, लगता है जरूर कोई मुसीबत आई है। और वह सहमा हुआ सा चेतन के मकान में जा पहुंचा। कहो चेतन भाई, क्या बात है? मुझे लगता है कि मेरा अंत नजदीक आ गया है, अतः तुम मेरा एक काम कर दो। मैं अपने अंत समय में गांव के मुखिया और गांव वालों से मिलना चाहता हूं। तुम जाकर उन्हें सूचित कर दो। मैं अभी जाता हूं। माधो चौपाल पर जा पहुंचा। वहां गांव की पंचायत लगी हुई थी। प्रणाम मुखिया जी, चेतन का अंतिम समय आ गया है। वह आपसे और गांव वालों से मिलना चाहता है। ओह, कुछ देर सोचकर मुखिया जी ने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया। चेतन कोई अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन मृत्यु शैया पर पड़ा है और हमसे मिलने की इच्छा रखता है, अतः हम लोगों को उससे एक बार अवश्य मिल लेना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा मुखिया जी। और अब तुम्हारी कैसी तबीयत है चेतन? मेरी बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है मुखिया जी। लगता है मैं बहुत जल्दी परलोक सिधार जाऊंगा। मुखिया जी ने उसे दिलासा दी। भगवान तुम्हें शीघ्र ही स्वस्थ करेंगे चेतन। हम भी भगवान से तुम्हारे स्वस्थ होने की कामना करेंगे चेतन। मक्कार मेरे सामने कह रहे हैं कि मेरे लिए भगवान से दुआ करेंगे, जबकि मन ही मन सोच रहे होंगे कब मरे और कब पीछा छूटे। और फिर उसने गांव वालों को सबक सिखाने की अपनी योजना पर अमल शुरू किया। मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ गांव वालों। आज तक मैंने तुम लोगों को दुख और कष्ट के सिवा कुछ नहीं दिया, अतः मुझे माफ कर देना। हम तुम्हें माफ करते हैं चेतन। अब आप लोगों से मेरी एक आखिरी विनती और है मुखिया जी। मेरी इच्छा है कि जब आप लोग मुझे शमशान घाट फूंकने ले जाएं, तो मेरे मुंह में एक लाठी घुसेड़ दें, ताकि मुझ पापी की आत्मा को शांति मिल जाए। ठीक है चेतन, हम तुम्हारी इस आखिरी इच्छा का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। सिर्फ ख्याल ही नहीं रखना है, बल्कि हर हाल में मेरी इस इच्छा को पूरा करना है। मुझे वचन दीजिए मुखिया जी। हम वचन देते हैं कि तुम्हारी आखिरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। अगले दिन सचमुच चेतन मर गया। उसके मरने की खबर सुनकर गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। अच्छा हुआ वह दुष्ट मर गया। पूरे गांव वालों को परेशान करता था। अब पूरे गांव में शांति फैल जाएगी। उनकी बात सुनकर मुखिया जी ने उन्हें डांटा। मरने वाले के प्रति ऐसे गंदे और बुरे विचार रखना शोभा नहीं देता।
हमें माफ कर दीजिए मुखिया जी। चलो अब हम चेतन का दाह संस्कार करने की तैयारी करें। चलिए। मुखिया जी गांव वालों को साथ लेकर चेतन के घर पहुंचे। कुछ लोग अर्थी तैयार करो और कुछ इसे स्नान कराओ। तुरंत ही लोग अपने अपने काम में जुट गए। कुछ ही देर बाद चेतन को स्नान कराकर अर्थी पर लिटा दिया गया। अब हमें चेतन की आखिरी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। अवश्य मुखिया जी। एक ग्रामीण ने आगे बढ़कर चेतन के मुंह में लाठी घुसेड़ दी। उसके बाद उसके चेहरे को कफन से ढक दिया गया और उस पर एक चादर डाल दी गई। फिर 4 व्यक्तियों ने चेतन की अर्थी अपने कंधों पर उठाई और शमशान घाट की तरफ चल पड़े। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। चेतन की अर्थी को लेकर वे थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि रुको गांव वालों, क्या बात है दरोगा जी? अर्थी यहीं उतार दो दुष्टों। मगर क्यों दरोगा जी? अभी पता लग जाएगा, पहले अर्थी जमीन पर उतारो। तो तुम सबने मिलकर इसके मुंह में लाठी घुसेड़कर इसकी हत्या की है। मैं तुम सब लोगों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाकर दम लूंगा। क्या? सुनकर सबके होश उड़ गए। किसी तरह मुखिया ने अपने आप को संभाला और बोला, चेतन ने मरने से पहले हमें अपने घर बुलाकर इच्छा जाहिर की थी कि उसे अग्नि के सुपुर्द करने से पहले उसके मुंह में लाठी घुसेड़ दी जाए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। खामोश, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश करते हो? सिपाहियों, इन्हें ले जाकर हवालात में बंद कर दो। हम बेकसूर हैं साहब, हमें माफ कर दो। हवालात में चेतन जीते जी तो हमारी छाती पर मूंग डलता ही रहा, लेकिन मरते मरते भी हम सबको फंसा गया। ठीक कहते हो, चेतन इंसान नहीं शैतान था। किसी ने सच कहा है, शैतान मरने के बाद भी इंसान को परेशान किए बिना नहीं रहता। होनी बलवान होती है। अब उस दुष्ट का जिक्र छोड़ो और अपने बचाव की फिक्र करो। लेकिन क्या करें, बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तभी, माफ करना मुखिया जी, आप लोगों को बेवजह परेशान होना पड़ा। चेतन ने पत्र भेजकर मुझे सूचित किया था कि आप लोगों से उसकी जान को खतरा है, लेकिन छानबीन करने के पश्चात मुझे विश्वास हो गया है कि तुम सब बेगुनाह हो, अतः मैं आपको आजाद करता हूँ। धन्यवाद दरोगा जी। फिर मुखिया और अन्य ग्रामीण थाने से छूटकर सीधे उस स्थान पर पहुंचे जहां पर चेतन की अर्थी अभी भी पड़ी थी। हम इस दुष्ट का दाह संस्कार नहीं करेंगे गांव वालों। तुम ऐसा करो, इसकी लाश गांव से बाहर टीलों में फेंक आओ। जैसी आपकी आज्ञा मुखिया जी। और गांव वालों ने चेतन की अर्थी उठाकर गांव से बाहर एक टीले पर डाल दी। यह शैतान इसी काबिल है कि इसकी लाश को 7 मन लकड़ियां भी न मिले। अब इस दुष्ट की लाश को कुत्ते, गिद्ध और कौवे नोचेंगे। जल्दी ही चेतन की लाश को गिद्ध, कौवे और कुत्ते नोचने लगे और चंद दिनों में ही टीले पर चेतन का सिर्फ ढांचा पड़ा रह गया। उसी गांव के ही एक घर में मनफूल तथा उसकी पत्नी वेदवती रहते थे। ए जी, आज आप हुक्का ही गुड़गुड़ाते रहेंगे या खेत में बुआई करने भी जाएंगे? जाता हूँ बागवान, जाता हूँ। कुछ देर बाद मनफूल ने अपना हल कंधे पर रखा और बैलों की रास पकड़कर खेतों की तरफ चल पड़ा। जब वह टीले के करीब से होकर गुजरा तो उसके कानों से एक अदृश्य आवाज टकराई। ए भैया, रुक जाओ। अरे, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वह आवाज किसकी थी? तभी, इधर देखो वत्स, मैं सिद्धि प्राप्त महात्मा की खोपड़ी हूँ। यह खोपड़ी अवश्य किसी सिद्धि प्राप्त महात्मा की ही लगती है, तभी बोल रही है। प्रणाम महात्मा जी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? इस साल फसल नहीं होगी बच्चे। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? ऋषि मुनि किसी से झूठ नहीं बोलते वत्स। इस साल सूखा व अकाल पड़ा समझो, अतः तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए खाद और बीज नष्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अपने घर जाकर आराम करो बेटे। लेकिन अन्य सभी गांव वाले तो खेतों में बुआई कर रहे हैं। वे सब मूर्ख हैं बच्चे, जो बाद में पछताएंगे। क्या अन्य गांव वालों के साथ साथ तुम भी घाटे में जाना चाहते हो? नहीं महात्मा जी, तो फिर अपने घर चले जाओ, जैसी आपकी आज्ञा। और मनफूल वापस घर लौट आया। आप खेतों में बुआई करने की बजाय घर चले आए स्वामी। क्या किसी मनहूस इंसान के दर्शन हो गए थे? नहीं प्रिय। फिर मनफूल ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी और बोला, महात्मा जी की खोपड़ी की भविष्यवाणी के मुताबिक इस साल फसल नहीं होगी, बल्कि सूखा व अकाल पड़ेगा।
इसलिए मैंने बेकार में ही जमीन में खाद और बीज डालना ठीक नहीं समझा। ओह, यह तो बहुत बुरा होगा। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वहाँ अच्छी बारिश हुई और समय आने पर मनफूल के खेत को छोड़कर अन्य गांव वालों के खेतों में फसल लहलहाने लगी। महात्मा की खोपड़ी ने कहा था कि इस साल सूखा व अकाल पड़ेगा, जबकि इस समय अच्छी बारिश होने के कारण मेरे खेत को छोड़कर सभी के खेतों में फसल लहलहा रही है। कुछ सोचकर मनफूल टीले पर पड़ी चेतन की खोपड़ी के पास पहुंचा। प्रणाम महात्मा जी। जीते रहो पुत्र। कहो, कैसे आना हुआ? आपने मुझसे कहा था कि इस वर्ष सूखा व अकाल पड़ेगा, लेकिन इस बार तो पहले से भी अच्छी बारिश हुई है महात्मा जी। परिणाम स्वरूप केवल मेरे खेतों को छोड़कर सबके खेतों में फसल लहलहा रही है। मेरी भविष्यवाणी झूठी सिद्ध नहीं होगी बस। देखना, जब फसल पककर एकदम तैयार हो जाएगी तो भयंकर बारिश के साथ साथ ओले भी बरसेंगे और सबकी फसल नष्ट हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अकाल पड़ने जैसी ही दशा होगी। अपनी शंका का समाधान होते ही चेतन वापस घर लौट आया और ओले पड़ने का इंतजार करने लगा। लेकिन जब समय पर फसल पककर तैयार हो गई तो वेदवती अपने पति से बोली, महात्मा जी की खोपड़ी ने तुमसे झूठ बोला है स्वामी कि पकी हुई फसल पर ओले बरसेंगे और फसल नष्ट हो जाएगी। ऋषि महात्माओं की भविष्यवाणी कभी खाली नहीं जाती प्रिय। तुम देखना, 5-10 दिन में ही ओले बरसेंगे। मुझे तो विश्वास नहीं होता। एक दिन मनफूल अपने खाली खेत में पहुंचा तो उसने अपने पड़ोसी खेतों में फसल की कटाई होते हुए देखी। वह सोचने लगा, महात्मा की खोपड़ी की भविष्यवाणी के मुताबिक पकी हुई फसल पर ओलों की बारिश होनी चाहिए थी, मगर लोग फसल काट रहे हैं और 2-4 दिन में ही फसल की पूरी कटाई हो जाएगी। कहीं महात्मा जी की खोपड़ी ने मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बनाया है? अगर मुझे बेवकूफ़ बनाया है तो मैं दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूँ जो इस वर्ष बिना अन्न के रह जाऊंगा। तब मनफूल अपने खेत से सीधा टीले पर पहुंचा। प्रणाम महात्मा जी। आओ आओ बस, कहो कैसे आना हुआ? आपने मुझसे कहा था कि जब फसल पककर तैयार हो जाएगी तो ओले बरसेंगे और सबकी फसल नष्ट हो जाएगी, जबकि अब फसल की कटाई भी शुरू हो चुकी है, मगर अभी तक ओले नहीं बरसे। फसल की कटाई हो जाने दो बच्चे, फिर देखना क्या होता है। मनफूल खिसियाकर बोला, मैं बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता महात्मा जी। आप मुझे यह बताएं कि ओले बरसेंगे या नहीं। कुदरत ने अपना फैसला बदल दिया है बेटे। इस वर्ष ओलों की वर्षा नहीं होगी। क्या? अब चेतन की खोपड़ी ने अपनी धूर्तता का नया पासा फेंका। किसान लोग जैसे ही फसल काटकर खलियानों में डालेंगे, वैसे ही खलियानों में आग लग जाएगी वत्स, और सबकी फसल जलकर राख हो जाएगी। यह सूखे व अकाल से भी भयानक होगा। ओह! वहां से चलकर मनफूल अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी वेदवती को खलियानों में आग लगने का पूरा किस्सा सुना डाला। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महात्मा जी की खोपड़ी की भविष्यवाणी इस बार सच होकर ही रहेगी। अच्छा हुआ जो हमने मेहनत नहीं की, वरना हमारी साल भर की मेहनत जलकर राख हो जाती। भगवान ही जाने क्या होगा नाथ। शीघ्र ही सारी फसल कटकर खलियानों में पड़ गई, लेकिन जब खलियानों में कोई आग नहीं लगी तो मनफूल दुविधा में फंस गया। फसल को खलियानों में पड़े 5 दिन गुजर गए हैं, मगर कोई आग नहीं लगी। इसका मतलब यह हुआ कि धूर्त महात्मा की खोपड़ी ने मुझे मूर्ख बनाया है। चंद रोज बाद जब बिशनपुर के ग्रामीण खलियानों से अनाज निकालकर अपने घर ले गए तो वेदवती अपने पति से बोली, वह खोपड़ी किसी सिद्धि प्राप्त महात्मा की नहीं बल्कि किसी शैतान की है। उसने आपको खूब मूर्ख बनाया है। अगर आप उसकी बात न मानकर खेत में फसल बो देते तो आज हम भी अनाज निकालकर घर ले आते। अब हम पूरे साल दाने दाने को मोहताज रहेंगे। और कुछ देर बाद, तुम किसी सिद्धि प्राप्त महात्मा की नहीं बल्कि किसी शैतान की खोपड़ी हो दुष्ट। तुम्हारे कारण ही आज मैं दाने दाने को मोहताज हो गया हूँ। तुम सच कह रहे हो मनफूल। वास्तव में मैं इसी गांव में रहने वाले एक शैतान की खोपड़ी हूँ। क्या? सुनो भाई, मैं अपने जीते जी पूरे गांव को अपनी उंगलियों पर नचाता था। क्या अब मैं मरने के बाद एक आदमी को भी परेशान नहीं कर सकता? ओ दुष्ट, तुमने मुझे तबाह और बर्बाद कर डाला है। अब मैं तुम्हें गांव की सरहद में नहीं रहने दूंगा। कहकर मनफूल गुस्से में खोपड़ी को लात मारता मारता काफी घने जंगल में ले गया और बोला,
अब तुम इस जंगल में पड़े रहो दुष्ट, कम से कम अब यहाँ किसी भले आदमी को तो परेशान नहीं करोगे। हा हा हा, मुझे विश्वास है कि यहाँ भी मुझे तुम जैसा कोई मूर्ख इंसान अवश्य मिल जाएगा। लेकिन जब चेतन की खोपड़ी को उस बियाबान जंगल में पड़े काफी दिन गुजर गए। मन फूल ठीक ही कह रहा था, मैं इस जंगल में किसी इंसान को परेशान नहीं कर सकता, लेकिन मैं जब तक किसी को परेशान न करूं मुझे चैन नहीं मिलता। मुझे किसी न किसी तरीके से आबादी में पहुंचना ही होगा, लेकिन कैसे? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।